नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक आइडिया, एक सोच आखिर कानून कैसे बन जाती है? ये सफर ना बहुत लंबा और मुश्किल होता है। भारतीय संसद के गलियारों से गुजरने वाली एक सच्ची अग्नि परीक्षा। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक विधेयक जन्म लेता है और कानून बनता है। तो असल सवाल यही है, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा रास्ता है जो एक साधारण से प्रस्ताव को पूरे देश पर लागू होने वाले कानून में बदल देता है। यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो आइए इस प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो इस सफर को शुरू करने से पहले हमें इस कहानी के हीरो को समझना होगा, और वो हीरो है विधेयक, यानी बिल। आखिर ये विधेयक होता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो विधेयक किसी भी कानून का एक कच्चा मसौदा या ड्राफ्ट होता है। यह बस एक दस्तावेज है जिस पर संसद में बहस होती है, उसमें बदलाव किए जाते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। और अगर ये संसद की सारी बाधाओं को पार कर लेता है, तब जाकर एक अधिनियम यानी कि असली कानून का रूप लेता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, सारे विधेयक एक जैसे नहीं होते। एक होता है सरकारी विधेयक, जिसे कोई मंत्री पेश करता है और ये सरकार की सोच को दिखाता है। इसे पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। वहीं दूसरा होता है निजी सदस्य विधेयक, जिसे मंत्री के अलावा कोई भी सांसद पेश कर सकता है। इसके लिए 1 महीने के नोटिस की जरूरत होती है, और सच कहूं तो इसके पास होने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो अब जब हम विधेयक को जान चुके हैं, तो चलिए उस सबसे आम रास्ते पर चलते हैं जिससे ज्यादातर कानून गुजरते हैं, यानी एक साधारण विधेयक का संसद के अंदर का सफर। किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, एक विधेयक को कानून बनने की रेस में 3 जरूरी पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इन्हें कहते हैं वाचन या रीडिंग। पहले वाचन में तो बस बिल को सदन में पेश किया जाता है, दूसरे में उसकी बाल की खाल निकाली जाती है, और तीसरे वाचन में उस पर फाइनल वोटिंग होती है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है ना, वो है दूसरा वाचन। यहीं पर बिल के हर पहलू पर खुलकर बहस होती है। फिर इसे एक कमेटी के पास भेजा जाता है जो इसके एक एक क्लॉज को बारीकी से देखती है, और आखिर में सदन में हर क्लॉज पर अलग अलग वोटिंग होती है। असली काम यही होता है। लेकिन रुकिए, ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है। एक सदन से पास होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है, और मजे की बात यह है कि वहां भी उससे ठीक उन्हीं 3 पड़ावों से दोबारा गुजरना पड़ता है। मतलब एक ही इम्तिहान 2 बार देना पड़ता है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। सोचिए क्या होता होगा जब संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर एक मत नहीं हो पाते। इस सिचुएशन को संविधान की भाषा में कहते हैं गतिरोध या डेडलॉक। ये तब होता है जब या तो एक सदन बिल को सीधे सीधे खारिज कर दे, या उसमें ऐसे बदलाव कर दे जो दूसरे सदन को मंजूर ना हो, या फिर 6 महीने से ज्यादा समय तक उसे बस ठंडे बस्ते में डाले रखे। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हमारा संविधान एक बहुत ही खास और शक्तिशाली टूल देता है, और वो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। ये एक असाधारण हथियार है जिसका इस्तेमाल बहुत ही खास हालात में किया जाता है। तो ये संयुक्त बैठक कितनी रेयर है, अंदाजा लगाइए। भारत के पूरे संसदीय इतिहास में आज तक इसे सिर्फ 3 बार बुलाया गया है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 3 बार। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा कदम है। ये थे वो 3 ऐतिहासिक मौके। 1960 में दहेज पर रोक लगाने वाले बिल के लिए, 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग को खत्म करने वाले बिल के लिए, और 2002 में आतंकवादक निरोधक कानून यानी पोटा के लिए। ये उदाहरण हमें इस प्रक्रिया का महत्व समझाते हैं। चलिए अब एक स्पेशल कैटेगरी के बिल की बात करते हैं जो एक बिल्कुल अलग और तेज दौड़ लगाता है। ये है धन विधेयक यानी मनी बिल। और जब बात पैसे की आती है तो खेल के नियम बदल जाते हैं। और देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक साधारण बिल किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। मनी बिल के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पहले ही चाहिए, साधारण बिल के लिए बाद में। और सबसे बड़ा अंतर है राज्यसभा की शक्तियों में। मनी बिल पर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान भी नहीं है। जी हाँ, मनी बिल के मामले में राज्यसभा की शक्तियां बहुत ही लिमिटेड हैं। वो इसे ना तो बदल सकती है, ना ही इसे खारिज कर सकती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिफारिशें दे सकती है, और उसे भी 14 दिनों के अंदर बिल को लोकसभा को लौटाना ही पड़ता है। अब लोकसभा की मर्जी, वो उन सिफारिशों को माने या ना माने। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर का होता है। उनका फैसला
पत्थर की लकीर होता है, उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत बड़ी पावर है। मनी बिल तो बस एक हिस्सा है। अब देखते हैं कि संसद और खासतौर पर लोकसभा सरकार की तिजोरी पर नजर रखने के लिए और कौन-कौन से हथियारों का इस्तेमाल करती है। इसका एक बड़ा जरिया है कटौती प्रस्ताव या कट मोशन। ये असल में सरकार के बजट का सांकेतिक विरोध करने का एक तरीका है। ये 3 तरह का होता है। नीतिगत कटौती का मतलब है कि विपक्ष सरकार की पूरी पॉलिसी के ही खिलाफ है और वो मांग को घटाकर बस 1 रुपया कर देता है। मितव्ययता कटौती कहती है कि खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है, इसे कम किया जाए। और सांकेतिक कटौती किसी खास शिकायत की तरफ ध्यान खींचने के लिए मांग में 100 रुपए की प्रतीकात्मक कमी कर देती है। बजट पर सारी बहस और वोटिंग के बाद सरकार को पैसा खर्च करने के लिए एक आखिरी चाबी की जरूरत होती है, और ये चाबी है विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल। ये वो कानून है जो सरकार को भारत की संचित निधि यानी देश के खजाने से पैसा निकालने का लीगल अधिकार देता है। इसके बिना सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। दोनों सदनों के बीच शक्ति का संतुलन कैसा है और क्या खुद संसद की शक्तियों पर भी कोई सीमा है? देखिए, ये सच है कि पैसे के मामलों में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा कमजोर है। उसके पास भी अपनी कुछ अनोखी स्पेशल पावर्स हैं। जैसे केवल राज्यसभा ही संसद को राज्यों के विषय पर कानून बनाने या आईएएस, आईपीएस जैसी नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार दे सकती है। ये भारत के संघीय ढांचे में उसके महत्व को दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, ब्रिटेन की संसद के उलट भारत की संसद पूरी तरह से सुप्रीम या सर्वोच्च नहीं है। इसकी शक्तियों पर कई सीमाएं हैं। हमारा लिखा हुआ संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, अदालतों की कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, और हम सब नागरिकों के मौलिक अधिकार। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो सीमाएं हैं, जैसे कि हमारा संविधान और जुडिशियल रिव्यू, ये हमारी संसद को कमजोर करती हैं या फिर असल में लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करके उसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।